हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनके विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की दोस्तों कक्षाओं में हमने देखा कि किस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, साहित्य की उत्पत्ति हुई है, इतिहास की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका विकास कैसे हुआ है, उसका क्या प्रयोजन है, उसकी विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख इतिहासकारों को ग्रंथों को हमने पढ़ा था, जैसे कि गारसा दत्तासी हो गया, शिव सिंह सेंगर हो गया, ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन हो गया, आचार्य शुक्ल हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके कौन कौन से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके बारे में भी हमने चर्चा की। इसके बाद में हमने अंत्य साक्ष्य स्रोत, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो स्रोत हैं, जो बाह्य स्रोत और अंत्य साक्ष्य स्रोत, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था जॉर्ज जो गारसादा तासी ने, तो उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सामान्य परीक्षाओं में तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, तो वहाँ पर आपका गारसादा तासी इतिहास ग्रंथ लेखक है, तो वहाँ पर आपकी गारसादा तासी का नाम आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि आपकी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, यूजीसी नेट के अंदर की आपके इसके भीतर से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, किस भाषा में लिखा गया है, कितने कवियों का वर्णन है, और इसके अलावा इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज शिव गारसादा तासी पर। तो सबसे पहले दोस्तों जो हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में मैंने आपको 3 कक्षाएं पढ़ाई थी, उनमें मैंने आपको बता दिया। अब आप गारसादा तासी से परिचित होंगे कि इनका सामान्य परिचय ये है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। इससे पहले दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको प्रत्येक कक्षा की, हिंदी साहित्य की जो भी प्रत्येक कक्षा चल रही है उसकी प्रत्येक पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ में स्नातक स्तर की आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो कहानियाँ लगी हुई थी वो भी पढ़ा दी हैं। खून का टीका उपन्यास है वो भी दोस्तों आपका चल रहा है। इसके अलावा लहरों के राजहंस नाटक आपका पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गारसादा तासी। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे विस्तृत और सबसे समझदारी के साथ में दोस्तों हिंदी साहित्य वो भी बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गारसादा तासी। तो इनके बारे में जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो यही है दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बात बता दूं कि जब मैं यदि ये निशान लगाऊं दोस्तों तो आपको समझ लेना है कि ये सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट तथ्य है। ठीक है, यदि मैं ये चिन्ह नहीं लगाऊं तो फिर वो दोस्तों जैसे कि कॉलेज लेक्चर परीक्षा है और यूजीसी नेट की परीक्षा है उनके लिए दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें एक बेहतर रणनीति के साथ में पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत बड़ा विशद है। ठीक है, यदि हम इस प्रकार यदि विस्तार के साथ में सेकंड ग्रेड में पढ़ते रह गए तो फिर दोस्तों हमारा सिलेक्शन है वो दूर दूर तक उसकी उम्मीद नहीं है। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना सेकंड ग्रेड के हिसाब से हमारे लिए पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों जो ये चिन्ह मैं आपको लगा दूंगा, इससे आप समझ जाइएगा कि भाई ये हमारा सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहली हम बात लिखते हैं गारसादा तासी के बारे में कि हिंदी साहित्य लेखन का
सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी, ये दोस्तों क्या थे, ये एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, ये एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सबसे पहली जो बात याद रखनी है वो है गारसा द तासी के बारे में कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है, इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उसका सबसे पहले इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी नामक फ्रेंच विद्वान ने किया था। फ्रेंच भाषा के फ्रेंच विद्वान थे, यानी फ्रांस के थे। तो इन्होंने जो अपना ग्रंथ है दोस्तों, सीधी सी बात है, वो अपना ग्रंथ है वो भी किस भाषा में लिखा होगा, फ्रेंच भाषा में लिखा होगा। अब बात करते हैं सीधे इनके ग्रंथ के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है, आप परिचित हो चुके होंगे, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर। इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो अब दोस्तों क्या है कि कई बार ये नाम तो आपको पूछा ही जाता है कि भाई इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी आपका किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ग्रंथ है गारसा द तासी का। तो ये तो आपकी नॉर्मल सी बात हो गई कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था। और उनका जो ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई ये हिंदुस्तानी। नामों को देख करके दोस्तों बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये एक ही इतिहास ग्रंथ ऐसा है जिसका नाम ऐसा है। 2-3 बार इसको आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसमें से कई बार क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये इस्तवार है, जैसे यूजीसी नेट परीक्षा में या बड़ी परीक्षा होती है उसमें आपसे पूछे जाते हैं इस्तवार है, इसका अर्थ क्या है। तो ये दोस्तों इस्तवार का अर्थ है इतिहास। ठीक है, लिटरेत्यूर का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दोस्तों साहित्य। आप देख पा रहे हो कि लिटरेत्यूर यानी कि लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर ही फ्रांस भाषा में उसे लिटरेत्यूर कहा जाता है। तो इसका अर्थ हो गया साहित्य। एंदुई का अर्थ हो गया दोस्तों हिंदी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, जो पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी का इसमें क्या अर्थ लिया गया है, तो हिंदुस्तानी का अर्थ लिया गया है उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। तो ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में प्रयुक्त हिंदुस्तानी शब्द का क्या अर्थ लिया गया है। तो उसे हिंदी भाषा, फारसी मिश्रित हिंदी, अरबी मिश्रित हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदी। तो वहाँ पर आपको करना है दोस्तों उर्दू मिश्रित हिंदी। तो ये भी आप दोस्तों इनको भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गारसा द तासी के बारे में इतनी जानकारी एक सेकंड ग्रेड के तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को अवश्य ही होनी चाहिए। इसका तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रकाशन की। ठीक है, इसका जो दोस्तों प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपके दो संस्करणों में, 2 संस्करण, और इन संस्करणों में 5 भाग, यानी कि 2+3। पहले संस्करण में 2 भाग थे और दूसरे संस्करण में दोस्तों 3 भाग थे। अब बात करते हैं कि भाई पहले संस्करण का तो यहाँ पर दोस्तों पहले संस्करण का है वो प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण। तो इसका जो प्रथम भाग है
वो हुआ था आपकी 1839 ईस्वी। ठीक है। और जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग, इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1847 में। तो सामान्यतः आपसे यही डेट पूछी जाती है कि जो प्रथम भाग का है वो प्रकाशन कब हुआ था, तो वो आपके हुआ था दोस्तों 1839 में। ठीक है, 1839 में हुआ था। और जो दूसरा भाग है उसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1847 में, यानी कि ये प्रथम संस्करण की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो दूसरा संस्करण है। आपको सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों केवल यही दो याद रखने हैं। दूसरा संस्करण, दूसरा संस्करण दोस्तों इनका प्रथम और द्वितीय भाग, प्रथम प्लस द्वितीय भाग, यानी कि जो दूसरा संस्करण है वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो प्रथम और जो द्वितीय भाग था वो हुआ था आपके 1871 में। ठीक है, ये ईस्वी है। और जो तृतीय भाग हुआ था, तृतीय भाग वो हुआ था आपके 1800, ये दोस्तों आपका 1870 है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, ये 1870 है। ठीक है, और ये तृतीय भाग हुआ था 1871 में। यानी कि जो प्रथम संस्करण हुआ था उसका पहला भाग 1839 में हुआ था, और जो दूसरा भाग है दोस्तों वो 1847 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहला ही आपको याद रखना है। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर हैं और जो यूजीसी वाले हैं वो दूसरे को भी याद रखेंगे। उनके लिए तो दोस्तों कुछ भी यहाँ पर कट होने वाला नहीं है, उनको तो सारा कुछ जो बताया जा रहा है वो लिखा, ठीक है, और वो याद करेंगे और वो समझते भी होंगे कि हाँ सब कुछ दोस्तों कितने विस्तार के साथ में पढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले कि इसका जो प्रकाशन है, इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो कहाँ से हुआ था। इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था दोस्तों द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति। ठीक है, प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। आपको केवल यही याद रखना है दोस्तों। ठीक है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, तो इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अब इसमें दोस्तों बात इसमें क्या है कि इसमें ऐसा क्या, कौन सी इसकी विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से निकल करके सामने आती हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी विशेषताओं की तरफ। इसमें क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों में इसमें बात की गई है कि इसमें मैंने आपको जब पद्धतियाँ पढ़ाई थी इतिहास लेखन की, तो उनमें बताया था कि इतिहास लेखन की जो सबसे पहली पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति, जो कि निम्न कोटि की पद्धति मानी जाती है। इसमें जो कवियों का परिचय है वो वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, यानी कि ए पर जिनका नाम आता है, आ पर जिनका नाम आता है वो पहले आएंगे, फिर बा पर नाम आता है वो पीछे आएंगे। ठीक है, बी पर, सी पर, डी पर। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी के वर्ण ABCD के हिसाब से उन्होंने कवियों का परिचय है वो दिया है। तो इस ग्रंथ में हिंदी यानी कि एंदुई और हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण, अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है, यानी कि वर्णानुक्रम पद्धति में
वर्णानुक्रम पद्धति में दिया गया है, पद्धति में दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इसमें जो सबसे पहले इसमें कौन सी पद्धति अपनाई है, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, पद्धतियों के अंतर्गत मैंने आपको विशाल विस्तार के साथ में मैंने आपको बताया है। तो अब बात करेंगे इस ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं। तो दोस्तों इस ग्रंथ में आपके कवि हो जाएंगे, इस ग्रंथ में कुल कवि आपके हो जाएंगे 738। कुल कवि हो जाएंगे दोस्तों 738। ठीक है, 738 कवि हैं, जिनमें से आपके हिंदी के 72 हैं। इनमें से आपके 72 हिंदी के कवि हैं, 72 हिंदी के कवि हैं। ठीक है, बड़ी परीक्षाओं में ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको दोस्तों ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको ये भी संख्या है वो याद रखनी है कि भाई ये 738 कवि हैं, जिनमें से 72 हिंदी के कवि हैं। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों कि इसमें सबसे पहला कवि कौन सा है और अंतिम कवि कौन सा है। ये एक बार क्वेश्चन है, वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसमें पहले कवि का नाम अंगद है और अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला कवि है अंगद, यानी कि जो वर्णानुक्रम के हिसाब से दिया है सबसे पहले ए आता है और अंत में है आता है, इसलिए सबसे पहले कवि का नाम अंगद है और अंतिम जो कवि है उसका नाम है आपका हेमंत पंत। तो ये दोस्तों जो इसका हिंदी अनुवाद किया गया था उसके अनुसार ये इसमें कवि हैं। ठीक है, तो पहले कवि का नाम अंगद और अंतिम कवि का नाम आपका हेमंत पंत है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके हम हिंदी अनुवाद को लेकर के कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था। हिंदी अनुवाद इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये दोस्तों आपके प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, प्रयाग विश्वविद्यालय के। इतना आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने 1952-53 में इन्होंने 1952-53 में हिंदुई साहित्य का इतिहास, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से किया है। डेट भले ही आपको याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है, तो ये आपको याद रखना है कि हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का है वो अनुवाद किया था हिंदी में, जो कि हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। और इसमें दोस्तों जो कुल कवि हैं वो हैं 358 और जिनमें से, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें जो कुल कवि हैं वो हैं 358। ठीक है, पूरे कवियों को नहीं लिया है, जबकि जो मूल ग्रंथ था गारसादा तासी का उसमें 738 कवि थे। इसमें कुल कवियों को 358 को लिया गया है और इसमें हिंदी के कवि
हिंदी के कवि हैं इसमें 220। ठीक है, तो ये दोस्तों कुल कवियों में से 220 इसमें हिंदी के कवि हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि दोस्तों इस ग्रंथ का क्या किसी ने उर्दू अनुवाद भी किया है। तो उर्दू अनुवाद दोस्तों किया है आपके उर्दू अनुवाद किया है आपके दिल्ली के एक करीमुद्दीन थे। करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से YF फैलन के सहयोग से तज़किरा-ई-शुअरा-ई हिंदी के नाम से किया है। तज़किरा-ई-शुअरा-ई तो सेकंड ग्रेड में तो आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो नेट वगैरह की परीक्षाएं हैं उनमें आपसे ये पूछा भी जाता है दोस्तों कि उर्दू अनुवाद है वो किसने किया था, हिंदी के नाम से किया था। इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है, तबकात-उ-शुअरा नाम से किया था। आप तो शुअरा को याद रखना बस, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों उर्दू अनुवाद आपका हो गया। इसमें कुल कवि हैं वो 104 हैं, जिनमें हिंदी के 60 कवि हैं। तो इतना आपसे डीप है वो बिल्कुल कभी पूछेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया गारसा तासी के बारे में पूरी बातचीत हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी कवियाँ थी जिससे कि ये एक प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ नहीं बन पाया। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कमियों के बारे में, ठीक है। कमियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां थीं। तो दोस्तों इसमें जो कमियां थीं वो थीं कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो ये कमियां दोस्तों आपको सभी को याद होनी चाहिए। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, यदि दोस्तों मैं समझा रहा हूँ आपको तो आपको समझने पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आपको लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में हम बहुत ही धीमी गति से चलेंगे, ठीक है। आपको एक साथ जो भी स्नातक में लग रही है या जो भी उपन्यास वगैरह लग रहा है, स्नातक के जो भी आपके पाठ लगे हुए हैं, सामग्री लगी हुई है, एक तो आपको उसकी क्लास मिल जाया करेगी और एक आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिल जाएगी। जैसे ही इनमें से एक फ्री होता है, ठीक है, जल्द ही काव्य शास्त्र की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों हिंदी की जो बुक्स हैं वो तो हटा ही दी है, शिक्षण विधि वगैरह है और ग्रामर है वो फिर हम शुरुआत कर देंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक आप ग्रामर को, हिंदी जो व्याकरण है उसको अपने स्तर पर पढ़ते रहें, क्योंकि समय का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है कि कब है वो RPSC डेट घोषित कर दे। इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। तो एक तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो काल विभाजन है बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें तो वर्णानुक्रम के अनुसार है वो कवियों का परिचय दिया गया है। अब जो दूसरी बात है दोस्तों इसमें वो है इसमें कवियों का परिचय कालक्रम के स्थान पर, भाई किसी भी कवि का यदि आप परिचय देंगे तो सबसे पहले जो पैदा हुआ उसका परिचय देना पड़ेगा आपको पहले, उसके बाद में पैदा होने वाले कवि का परिचय देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो ABCD के हिसाब से परिचय दिया गया है। तो इसमें कवियों का परिचय कालक्रम के स्थान पर अकारादि क्रम में दिया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी दूसरी कमी हो गई
कि इसमें कालक्रम पद्धति को बिल्कुल भी नहीं अपनाया गया है। और तीसरी जो इसकी बात है वो है कि इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया है, विवेचन नहीं किया गया है। तो ये बात दोस्तों आपको तीनों बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया है, और जो कवियों का परिचय है वो काल क्रमानुसार ना दे करके वर्णानुक्रम के अनुसार दिया है, ABCD के हिसाब से दिया है, और इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई भी परिचय विवेचन नहीं दिया गया है। इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, यानी कि इस प्रकार इसको कोई भी मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक इतिहास ग्रंथ में होना चाहिए। अब दोस्तों एक कथन है, आपको नोट लगा करके वो लिख लेना है। नोट लगा करके आपको लिखना है दोस्तों। एक आपका कथन है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। ये कथन भी आपसे एक बार UGC नेट परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। बड़ी परीक्षाओं में अक्सर पूछ सकते हैं। तो ये हैं आपके नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इनका एक इतिहास ग्रंथ है। तो इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का पहला लेखक हिंदी साहित्य का पहला लेखक हिंदी साहित्य का पहला लेखक गारसादा तासी है। यह निर्विवाद है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लेखक है वो किसको माना है? गारसादा तासी को माना है, और इसमें कोई भी विवाद नहीं है, यानी कि सभी विद्वान इनको पहला इतिहास लेखक मानने के पक्ष में हैं। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला लेखन किसने किया था, उसकी परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, पहला इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा था, तो सब दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आंसर होगा आपका गारसादा तासी, जो कि एक फ्रेंच भाषा में एक फ्रेंच विद्वान थे, और फ्रेंच भाषा में उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ है द इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी लिखा था, ठीक है। तो दोस्तों हमने गारसादा तासी के बारे में सारी चीज़ों को विस्तार के साथ में पढ़ा है कि इसके अंतर्गत कितने कवि हैं, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, उर्दू अनुवाद किसने किया है, एक बार मैं आपको पूरी की पूरी झांकी है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गारसादा तासी हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, इतिहास साहित्य और उर्दू मिश्रित हिंदी, ठीक है। प्रथम संस्करण हो गया आपका 1839 में, और दूसरा भाग हो गया आपका 1847 में। दूसरा संस्करण आया था, तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाशन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, प्रकाशन आपको याद रखना है, ठीक है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण है वो वर्णानुक्रम पद्धति को बनाया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो अक्सर पूछा जाता है कि भाई वर्णानुक्रम पद्धति को कौन सी पद्धति को अपनाया गया है गारसादा तासी ने, तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। कुल कवि इसमें 738 हैं, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं। इसमें पहले कवि का नाम है वो अंगद है, ठीक है, और जो अंतिम कवि है उसका नाम हेमंत पंत है। हिंदी अनुवाद इसका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, जो कि 1952-53 में इन्होंने अनुवाद किया था, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इलाहाबाद अकादमी से दोस्तों ये प्रकाशित
एकेडमी से इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल 358 कवि हैं, ठीक है, और जिनमें से 220 हिंदी के हैं। इसके अलावा इसका उर्दू अनुवाद है वो करीमुद्दीन ने किया था, जो कि दिल्ली के थे, ठीक है, दिल्ली के थे, ने YF हेलन के सहयोग से किया था। तजकरा-ई शुएरा-ई हिंदी के नाम से किया था। और इसमें दोस्तों क्या क्या कमियां हैं कि इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। इसमें जो कवियों का परिचय है वो काल क्रम के स्थान पर आकार आदि क्रम में दिया गया है, ठीक है, यानी कि ABCD के हिसाब से दिया गया है। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया है, इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। नलिन बिलोचन शर्मा ने गारशद ताशी के बारे में कहा है कि हिंदी साहित्य का पहला लेखक गारशद ताशी है, यह निर्विवाद है। तो ये कथन भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में ये बिल्कुल आपसे ऐसे कथन है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका गारशद ताशी। अब हम आते हैं दूसरे इतिहास लेखक की तरफ। जो दोस्तों दूसरा इतिहास लेखक है वो हैं आपके शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। अब शिव सिंह सेंगर के बारे में दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट बनते हैं कि शिव सिंह सेंगर का सबसे पहले तो इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है दोस्तों वो है आपका शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, ठीक है। इसकी जो रचना है वो भी आपसे पूछी जाती है कि भाई इसका काल क्या है। तो इसका काल है दोस्तों 1883, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गारशद ताशी के बाद में जो दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा था वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये ठाकुर थे। तो हिंदी साहित्य के, तो इसके बारे में यदि हम लिखें तो दोस्तों ये लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे जो मोस्ट आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, तो तब आपको ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो विकल्प है वो चयन करना है। तो ये दोस्तों आपका सबसे मोस्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि भाई किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास, किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास, यानी आपसे पूछे कि वह भारतीय कौन था, ठीक है, वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ का नाम याद रखना है शिव सिंह सरोज, जो कि आपको अब तक याद हो चुका होगा, और उनका जो प्रकाशन वर्ष है 1883 वो आपको याद रखना है। और जो दोस्तों ये जो पुस्तक है वो सबसे पहले 1878 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी और उनको संशोधित किया गया। इसके बाद में ये 1883 में पूर्ण रूप से ये प्रकाशित हुई थी। तो ये केवल आपको जानकारी के लिए है। अब बात करते हैं कि इसमें कुल कवि कितने हैं। कुल कवि हैं साहब, इसमें कुल कवि हो गए इसमें 1003, ठीक है। और ये दोस्तों भाषा कवि हैं, ठीक है। कुल कवि 1000 कवि इस ग्रंथ में कवियों के जन्मकाल, मृत्युकाल और रचनाकाल का उल्लेख किया है।
किंतु वर्तमान में उनमें से अधिक अविश्वसनीय माने जाते हैं। यानी कि इसमें दोस्तों ग्रंथों का उल्लेख तो किया है, ठीक है, कवियों का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, और उन्होंने कोई रचना लिखी है तो वो रचना किस वर्ष में लिखी गई थी, कौन से संवत में लिखी गई थी। लेकिन जो आज की वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार यदि उनका मूल्यांकन किया गया तो उनमें से पाया गया कि उनकी जो सारी जो तिथियां हैं उनमें से अधिकांश तिथियां हैं वो आपकी गलत पाई गई हैं, ठीक है, उनका क्रम नहीं है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो इसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। दो ऐसे ग्रंथ हैं, ताशी का ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ, जिसमें वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया गया है। तो ये है दोस्तों हिंदी भाषा में रचित, यह हिंदी भाषा में रचित पहला ग्रंथ है। भारत के थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, भारतीय का प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ तो वो था ठाकुर शिव सिंह सेंगर, हिंदी भाषा में रचित। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ तो हो जाएगा गारसादा ताशी का, ठीक है, और हिंदी भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ तो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर का। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। तो दोस्तों ये बताते हैं कि इन्होंने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 को माना है तथा कवि पुष्य ये आपसे दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि कवि पुष्य पुंड या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। आपसे बहुत बार दोस्तों पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है, तो पुष्पदंत को दोस्तों हिंदी का पहला कवि माना है। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब ये दोस्तों बात हो गई इसमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। अब इसमें कमियों की यदि हम बात कर लें कुछ, कि इसमें ऐसी कौन सी कमियां हैं कि जिसकी वजह से ये इतिहास ग्रंथ है वो अधिक प्रमाणिक नहीं माना गया। तो यदि दोस्तों इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले कमी के बारे में, तो इसमें पहली जो कमी है वो आपको मिलेगी कि इसमें काल विभाजन का जो कमियां गारसादा ताशी के इतिहास ग्रंथ में थी वही कमियां दोस्तों इसमें भी दिखाई देती हैं, कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, ठीक है। और जो दूसरी है दोस्तों वो है कि इसमें भी वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया गया है। इसमें वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया गया है। यानी कि जो इसमें भी जो कवियों का परिचय है अपनाया गया है। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, इसलिए इसे इतिहास पुस्तक के रूप में, इतिहास ग्रंथ के रूप में
इतिहास ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, मान्यता नहीं दी जाती है। यानी कि इसको भी एक सफल इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। जिस आधार पे गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का है वो उसकी प्रमाणिकता को अस्वीकार कर दिया गया था, उन्हीं आधारों पे कि काल विभाजन नहीं किया गया है, युगीन प्रवृत्तियों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है, जन्मकाल मृत्युकाल तो है लेकिन उनमें से अधिकांशतः अविश्वसनीय हैं, ठीक है। और इसमें वर्णानुक्रम पद्धति से कवियों का परिचय दिया गया है। अब सबसे जो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है वो है आपके एक आचार्य शुक्ल का एक कथन है, नोट लगा करके आपको ये याद रखना है कि शुक्ल ने क्या कहा है। शुक्ल कहते हैं इसे, ये इस शुक्ल ने इस ग्रंथ को कविव्रत संग्रह कहा है, कविव्रत संग्रह कहा है। तो दोस्तों 3 कविव्रत संग्रह शुक्ल ने कहे हैं, ठीक है। पहला तो व्रत संग्रह कहा है उसने शिव सिंह सेंगर को कि भाई ये कविव्रत संग्रह कवियों और उनकी जीवनी का ये संग्रह है केवल। फिर लिखेगा ग्रियर्सन, उसको कहेगा कि ये बड़ा भारी व्रत संग्रह है, ठीक है। फिर लिखेंगे दोस्तों मिश्र बंधु, ठीक है। और उनके जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद को आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये बड़ा भारी प्रकांड व्रत संग्रह कविव्रत संग्रह है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपको मोस्ट लगा लेना है, ठीक है, सेकंड ग्रेड के स्तर के। और ये भी आपको जो कमियां हैं, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है, कमियां आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको आदिकाल की जो ये आपको याद ही रखना है। ये सब दोस्तों आपको हिंदी भाषा में जो रचित ग्रंथ है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये सब आपको याद रखनी है। यानी कि जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं दोस्तों, जो हमारी कंसेप्ट को क्लियर करती हैं जो चीज़ें, ठीक है, पूरा हमारा वेस बनाती हैं, आधार बनाती हैं, तो उन चीज़ों को भले ही हम तथ्य को कम याद कर लें, तथ्य इतने नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ वहीं से आपका क्वेश्चन है वो आ जाएगा। लेकिन जो आपका कंसेप्ट है, प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएँ हैं, वहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो आपको जो अपना किसी भी टॉपिक के प्रति अपना कंसेप्ट है वो क्लियर करके चलना है। तो कुल कवि हैं इसमें 1003 हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात हो गई, तो ये दोस्तों आपका सारा ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस कक्षा के माध्यम से देखा कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ में कौन कौन सी बातें थीं, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, किस प्रकार से उसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, उर्दू में अनुवाद किया गया, उसमें क्या क्या कमियां थीं जिसकी वजह से उसको इतिहास ग्रंथ मानने से अस्वीकार कर दिया गया था। इसी के बाद में जब गारसादा तासी के ग्रंथ को अस्वीकार कर दिया गया तो उसके बाद में भारतीय यानी ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने एक प्रयास किया और हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था, ठीक है। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था 1883 में, ये 1878 में लिख चुका था, लेकिन इसे संशोधित करके पूर्ण रूप से 1883 में प्रकाशित करवाया था। इसमें भी वही कमियां थी जो तासी के ग्रंथ में थी। 1003 कवियों का इसमें वर्णन था, ठीक है। हिंदी का पहला कवि पुण्ड या पुष्पदंत को इन्होंने माना है और इन्होंने हिंदी के आरंभिक काल की जो सीमा है वो विक्रम संवत 770 से मानी है। यानी कि 713 ईस्वी से ये हिंदी की जो शुरुआत है वो मानते हैं। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं है, वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया है, इसलिए इस ग्रंथ को आपका स्वीकार कर दिया गया है। और आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को कविव्रत संग्रह की संज्ञा दी है। तो इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। इसके बारे में दोस्तों आपके क्या सुझाव हैं, अपनी जो सुझाव आप निसंकोच होकर के खुल करके रखें, मैं उनका आदरपूर्वक स्वागत करूँगा और आपके सुझावों पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा। यदि आप अभी तक हिंदी चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव हैं, ठीक है, चाहे आलोचनाएं हैं, वो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं दोस्तों उन व्यक्तियों में से हूं जो आलोचनाओं को आड़े हाथों लेता है और उनको फिर वो निराधार करने का प्रयास करता है।
तो आप अपने सुझाव दीजिए, अच्छे हों या बुरे हों दोस्तों, ये तो आगे भविष्य बताएगा। ठीक है, इसका निर्धारण मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो केवल उनको लूँगा और मैं अपने अंदर आकलन करके देखूँगा कि भाई मैं इसको कितने हद तक इस पर खरा उतर सकता हूँ। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं हिंदी साहित्य की अगली क्लास के अंतर्गत, जिसमें हम जानेंगे कि ग्रियर्सन के जो ग्रंथ है उसकी क्या विशेषताएं हैं, फिर आ जाएगा मिश्रबंधु, और उसके बाद में आचार्य शुक्ल के ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।